राम राम जी मेरे यूपी वाले भाइयों, कैसे हो तुम। पेपर देने जाना है आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 का। उत्तर प्रदेश के युवा कमर कस चुके हैं इस पेपर को देने के लिए मेरे भाई। और इस पेपर में आती हैं खतरनाक लेवल की डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब पूरे पेपर का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है, जो सबसे कैलकुलेटिव हिस्सा है, जिसको देखकर बच्चे रोने लगते हैं कुछ, वो डीआई है मेरे भाई। और मेरे यूपी वाले भाइयों को परेशानी हो और मैं उस परेशानी का निदान समाधान लेके आपके सामने ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए डेडिकेटेड मैं आपको डीआई सॉल्व कराऊंगा, और मैं अपने वादे के अनुसार, वादे के पक्के हैं यूपी वाले भाई हैं मेरे भाई, बुलंदशहर से आ चुके हैं आपको डीआई सॉल्व कराने के लिए। और आज की क्लास में हम टेबल डीआई या टेबुलर डीआई, तालिका विश्लेषण करेंगे मेरे भाई। भौकाली तरीके से कैसे सवाल करने हैं। देखो, डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, वो आपको सॉल्व नहीं करने होते, वो आपको सोचने होते हैं। फर्क है सॉल्व करने में और मेरे प्यारे भाई सोचने में। कैलकुलेशन कैसे आपको कम से कम करनी है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए मेरे भाई, क्या डीआई को सॉल्व करने का नजरिया होता है, कैसे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट हम डीआई में लगा सकते हैं, सब हम आपको आज की क्लास में सिखाएंगे। इसमें पीवाईक्यू की भी डीआई ली है और मैंने एक्सपेक्टेड डीआई भी ली है जो आ सकती है। देखिए, आपके पेपर में मेरे प्यारे भाई मैं बता देता हूं एक बार, दो तो टेबल डीआई आएंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, दो डीआई आएंगे मेरे भाई। हर डीआई पर 5 प्रश्न होंगे, यानी कि टेबल डीआई के 10 सवाल आएंगे और 10 नंबर की डीआई पूछी जाएगी। उसके बाद मेरे दोस्तों दो आएंगे ग्राफ, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण मेरे प्यारे भाई। ग्राफ की व्याख्या यानी कि आपका लाइन ग्राफ आ सकता है या आपका बार ग्राफ आ सकता है, बाई चार्ट आ सकता है, यानी कि इसके भी हर एक पर 5 प्रश्न होंगे, तो 10 क्वेश्चन ग्राफ पे आ जाएंगे तो 10 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि आपकी डीआई ही 100 में से 20 नंबर की आनी है। इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अब मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए हमारी फ्री क्लास एंड टाइम में, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। एक क्लास हम लेंगे बेस्ट 50 के अर्थमेटिक क्वेश्चंस की, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, सब बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लो। देखो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के बेस्ट 50 अर्थमेटिक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए। क्लास अपलोड हो चुकी है मेरे भाई, लगभग 2 लाख बच्चे इसको 24 घंटे में देख लेंगे, आप जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल डीआई, तालिका विश्लेषण, तो मैं टेबल डीआई की देखो 2 क्लास लूंगा। उसके बाद हम एक क्लास लाइन ग्राफ की लेंगे, एक क्लास में हम बार ग्राफ और पाई चार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। और हर क्लास में मैं आपको 5 डीआई जो है सॉल्व करा दूंगा, यानी कि मैं आपको 20-25 डीआई आराम से करवा दूंगा। 20-25 डीआई आप कर लोगे, पेपर से पहले लगा लो, बढ़िया रहेगा मेरे दोस्तों आपके लिए, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आ गया। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरे भाई, परेशान होने से थोड़ा ना कुछ हासिल होने वाला है। और इस बार तो बड़े बढ़िया मीम बना रहे हो आप लोग पीईटी के एग्जाम को लेके, कि पीईटी ऐसा एग्जाम है कि क्लियर करने के बाद भी बेरोजगार और पहले भी बेरोजगार। शायद अब इस बार यूपी वाले जो इसका कुछ फायदा उठाए, यूपी की सरकार, वरना लौंडे क्या कुछ भी हो, पीईटी देंगे जरूर, भरेंगे जरूर, है ही यही नारा है आप लोगों का। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला डीआई बनाएंगे हम, टेबुलर डीआई, डीआई नंबर 1, ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं। एक तो बड़ी परेशानी होती है कि बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता नहीं है सही से, है ना, बड़ा क्वेश्चन होता है। आपका पेपर तो जैसे ऑफलाइन होगा तो वहां आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि डीआई के सवाल जब आपके सामने कागज पे होगा तो आप उसी पे सॉल्व कर लोगे। चलिए, ये सवाल देखिए प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में मेरे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है स्कोर, ये लिखा हुआ है स्कोर। ये बच्चों के नाम है, मोहन, सोहन और गौतम, ये बच्चों के नाम है। ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि उन्होंने कोई पेपर दिया, उनमें 100 सवाल हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि अधिकतम अंक 400 नंबर, 400 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 400 नंबर का पेपर है, यानी कि एक सवाल फिर 4 नंबर का हो गया। अगर 100 प्रश्नों की परीक्षा 400 नंबर का अधिकतम अंक है, तो एक सवाल 4 नंबर का हो गया। निगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब अगर आप सही करोगे तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे,
4 का 1/4 क्या होता है? 1। गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यही है। अब यहां पे दिया है कि भाई टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहां लिखा हुआ है ये राइट आंसर सही कितने, ये लिखा हुआ है रॉन्ग आंसर गलत कितने। ये है मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स इनके आए हैं। जैसे मोहन के 400 में से 280 नंबर आए हैं, सोहन के 400 में से 335 नंबर आए, गौतम के कितने नंबर आए हैं ये नहीं पता। तो यहां पे देखिए कुछ कुछ बॉक्स खाली हैं, डिटेल मिसिंग है, गायब है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सारी चीजें सवाल को पढ़ने से पता लग रही हैं। ओके, अब सवाल में यह कहा गया है बाय व्हाट परसेंट आर सोहन्स मार्क्स मोर देन मोहन मार्क्स। सोहन के मार्क्स मोहन से कितने परसेंट अधिक हैं? सोहन के मार्क्स मोहन से कितने प्रतिशत अधिक हैं, यह सवाल है। यह एजिटिस पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। चलो ध्यान से सुनेगा, सोहन के मार्क्स मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भैया देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, मोहन के 280 नंबर हैं, सोहन के 335 नंबर है, दिया हुआ है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा यहां पे ऑलरेडी। सोहन के प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक से कितने परसेंट अधिक है? मोहन के प्राप्तांक से, तो मोहन के प्राप्तांक या मार्क्स कितने? 280 नंबर मोहन के आए हैं। सोहन के कितने नंबर आए बच्चों? 335। तो 280 से 335 कितना ज्यादा हुआ प्यारे बच्चों? 55 ज्यादा हुआ, 55। आप बोलोगे हां जी सर। तो हमारे सोहन के जो मार्क्स है मोहन से 55 ज्यादा है, 55 ज्यादा, 55/280। परसेंटेज में निकालना है तो एक बच्चा क्या करेगा कि 100 से गुणा करेगा, परसेंटेज का साइन लगाएगा। मेरे भाई ऐसा मत किया करो, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती। पूरी ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में काफी फर्क है, 1-1, 2-2% का फर्क तो है ही ऑप्शन में। आप बोलोगे हां जी सर, तो मैं लगभग कैलकुलेशन करूंगा। आप ये देखिए 55 से 280 कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 55 पंजे 275 होता है, नीचे 280 है। 55 पंजे 275 होता है, नीचे 280 है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर नीचे 275 होता 5 बार कटता, लेकिन नीचे 280 है तो 5 से ज्यादा बार कटेगा, यानी कि नीचे संख्या आएगी 5 से बड़ी। सब बच्चों को पता है कि 1/5 होता है 20%, लेकिन नीचे 5 से बड़ी संख्या होगी हल्की सी, तो आंसर 20% से हल्का सा कम आएगा। 55 पंजे 275 यानी कि लगभग 5 बार कटेगा। अब 1/5 होता है 20%, लेकिन देखिए नीचे अगर बड़ी संख्या से आप भाग दोगे तो आंसर 20% से हल्का सा कम आएगा, जो मेरा कौन सा ऑप्शन है? जो मेरा पहला ऑप्शन है ए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शंस यहां पे काफी ज्यादा है जो हैं दूर दूर हैं। चलिए आगे चलेंगे, ये वाला सवाल करो। नीचे कुछ परीक्षार्थियों की परीक्षा अंकों का विवरण इस प्रकार है, विवरण बताया गया है। चलिए सवाल क्या है? सभी परीक्षार्थी ने कुल कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, चलिए करो क्वेश्चन को। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़े तसल्ली से आपको सवालों को देखना और मजा आएगा मेरे प्यारे भाई करके। सब कुछ यहां पर डिटेल बता दी है कि 100 नंबर का पेपर है, 400 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, सवाल में यह पूछा गया सभी परीक्षार्थी ने कुल कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। गलत उत्तर कितने प्रश्न का दिया है, तो हमें पता ही नहीं है कि मोहन ने कितने सवाल गलत किए हैं, सोहन ने कितने सवाल गलत किए, हमें पता ही नहीं है। तो यह पता करना पड़ेगा, और ये ना आपके रियल एग्जाम में भी अप्लाई होता है मेरे प्यारे भाई। तो आप टेक्निक भी सीख लो कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक एक बच्चे पे बात करेंगे। सबसे पहले मोहन को देखो, मोहन ने मेरे प्यारे भाई 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 90, और मोहन के नंबर आए हैं 280 नंबर मोहन के आए हैं। पता उसने कितने सही किए होंगे, कितने गलत किए होंगे। देखो प्यारे बच्चों, एक सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, और आप रॉन्ग करते हो तो 1 नंबर कट जाता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यही बोला ना, 4 का 1/4 1 होता है। मोहन ने 90 सवाल जो है अटेम्प्ट किए। मैंने मान लिया कि माना मोहन के सारे सवाल सही हैं। मैंने मान लिया कि मोहन ने 90 क्वेश्चन किए हैं और 90 के 90 सही हैं, तो मोहन के नंबर कितने आने चाहिए? एक सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 90 सवाल सही करने पर नंबर आने चाहिए 360।
मान लिया मोहन ने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, सारे करेक्ट किए, तो 90 सवाल सही करने पर मोहन के नंबर 360 आने चाहिए। लेकिन मोहन के नंबर आए कितने? 280 मार्क्स मोहन के आए हैं, केवल 280 मार्क्स उसने स्कोर किया है, यानी कि मोहन के 80 नंबर कम आए हैं। मोहन के प्यारे बच्चों 80 नंबर कम आए हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, 80 नंबर कम आए। वाई दिस कम नंबर आएंगे? 80 नंबर कम क्यों आए? कि मोहन ने सारे सवाल सही नहीं किए हैं बेटा, कुछ गलत भी किए हैं। एक सवाल सही करने की बजाय गलत करने से आपको 5 नंबर का नुकसान होता है। अगर आप एक सवाल सही करते तो आपको 4 नंबर मिलते, लेकिन सही ना करके अगर आप उसी क्वेश्चन को गलत करोगे तो 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि एक सवाल सही होने की बजाय जब आपका गलत होता है तो 4 में से -1 घटे, आपको 5 नंबर की कटौती हो जाती है। ठीक है जी, 5 नंबर की कटौती हो जाती है, आपके 5 नंबर कट जाते हैं। तो अगर आपके 80 मार्क्स कम आए हैं, क्लियर है, ये क्यों आए? रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, गलत करने की वजह से, और एक सवाल गलत करने पर आपके 5 नंबर कम होते हैं। इसका मतलब आपने 16 क्वेश्चन, 80/5, 16 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए। और यही आ गया मेरे प्यार भी कि 16 क्वेश्चन मोहन ने रॉन्ग किए। 90 में से 16 रॉन्ग किए, तो 90 में से 16 घटाइए, बाकी कितना बचा? 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन यानी कि मोहन ने सही किए। ये डेटा आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, ऐसे आपको 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा प्यारे दोस्त, निकालना पड़ेगा 1 बाय 1। अब देखिए सोहन के बारे में। देखिए सोहन ने कुल 86 सवाल सही किए हैं, नहीं पता कितना अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें से 86 सवाल सोहन ने सही किए। एक सवाल सही करने पर सोहन को कितने नंबर मिलेंगे? 86 गुणा 4, 320 और 24, 344 नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई सोहन के नंबर 344 आने चाहिए, लेकिन सोहन के नंबर तो 335 ही आए हैं। सोहन के तो 335 नंबर ही आए, यानी कि सोहन के 9 नंबर कट गए। या क्यों कटे 9 नंबर? क्योंकि उसने 9 सवाल गलत कर दिए। एक सवाल गलत कर रहा है तो 1 नंबर माइनस हो रहा है। 9 सवाल उसने गलत किए होंगे मेरे प्यारे भाई, तो 9 नंबर उसके कट गए होंगे। 344 मार्क्स के सवाल उसने सही किए, तो उसका स्कोर कितना आया होगा? 344 - 9, 335 उसका स्कोर आया होगा। ठीक है, ये पिछले वाले से अलग है मेरे दोस्त। तो यहां इसने 9 क्वेश्चन रॉन्ग किए, समझ में आया? तो यानी कि इसने टोटल अटेम्प्ट कितना किया होगा सोहन ने? फिर 86 में 9 जोड़ो मेरे प्यारे भाई, तो आ जाएगा आपका 95, 95 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं गौतम के बारे में। गौतम के निकालते हैं। हालांकि सवाल का आंसर तो आ गया, बोला है सभी परीक्षार्थी ने कुल कितने प्रश्न का गलत जवाब दिया, तो कुल कितने सवाल गलत हैं ये हो गए, इनको जोड़ना है मेरे भाई। 16 9 25 + 11 36, 36 जो है क्वेश्चन गलत है सभी परीक्षार्थियों के मिलाकर, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये डेटा भी निकाल लेते हैं, हमें आगे के सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी पक्का। एक बात बताइए, अब गौतम के बारे में बात करते हैं। गौतम ने पेपर दिया, गौतम ने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 94 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से उसके 11 सवाल गलत हैं। ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए कि उसके मार्क्स कितने आए हैं और उसने सही सवाल कितने किए हैं? इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर 94 सवाल अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 11 गलत हैं, तो बाकी के सही होंगे। 94 में से 11 माइनस कर दो, यानी कि 83 सवाल उसने सही बनाए होंगे। 94 में से 11 गलत, 94 में से 11 घटाओ, बाकी के 83 सही हैं। नंबर कितने आए होंगे गौतम के? गौतम ने 83 सवाल सही किए हैं, एक सवाल 4 नंबर का है मेरे भाई, तो यानी कि गौतम के करेक्ट सवाल करने पर कितने नंबर बनने चाहिए? 320 और 12, 332 नंबर गौतम के आने चाहिए। लेकिन गौतम ने 11 सवाल गलत भी तो किए हैं। एक सवाल गलत करने पर 1 नंबर कटता है, यानी कि गौतम के 11 नंबर कट जाएंगे। तो गौतम के टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 321, 321।
तो गौतम के 321 नंबर आ जाएंगे। अब देखो कोई भी ऐसी डिटेल नहीं बची जो मैंने यहां पे ना लिखी हो। आगे बात समझ में आया होगा ये? ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। सभी परीक्षार्थियों ने कुल कितने प्रश्न हल किए? सभी एग्जामिनीज ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? जब पेपर दिया, मैंने पिछले ही सवाल के डेटा में निकाला है कि 90 इसके, 94 गौतम के और 95 सोहन ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए? 95 मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो यानी कि सोहन ने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सवाल में पूछा सभी बच्चों ने कुल कितने प्रश्न हल किए? तो कितने प्रश्न हल किए टोटल? इसको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। 5 4 9 और 9 9 9 27 हो गया, यानी कि 279। 279 इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? आगे चलेंगे। ये वाला सवाल देखिए, सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत प्राप्तांक कितने हैं? जब इन बच्चों ने पेपर दिया, 3 बच्चे हैं, मोहन, सोहन, गौतम, इन्होंने पेपर दिया, तो इनके जो मार्क्स हैं, जो इन्होंने स्कोर किया है, उनका एवरेज क्या है? भाई सबको पता है, सवाल में दिया हुआ है कि यहां पर मोहन ने 280 नंबर प्राप्त किए हैं, सोहन ने 335, और मैंने कैलकुलेट करके निकाला इस डेटा में। देखिए कितने नंबर आए हैं गौतम के? 321 नंबर आए हैं। तो गौतम के कितने नंबर आए हैं बच्चों? 321। आप बोलोगे हां जी सर। अब इनके औसत निकालने की, इनका एवरेज क्या है? सब बच्चों को पता है कि 3 संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जोड़ के 3 से भाग कर दो। तो आप इनको जोड़ो, 5 1 6, 3 2 5 8 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 3 6 3 9, 936। 936 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 312 आ जाएगा, यानी कि 312 एवरेज मार्क्स आ जाएंगे तीनों बच्चों के। डी ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस डीआई का आखिरी सवाल है, ये देखिए, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय गौतम? गौतम ने ओवरऑल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गौतम ने? तो हमें केवल गौतम के बारे में चाहिए। मैंने डेटा निकाला हुआ है मेरे भाई कि गौतम ने कितने नंबर लिए। गौतम ने 321 नंबर प्राप्त किए गौतम ने। तो हमारा जो बंदा है गौतम, इसने 321 नंबर प्राप्त किए हैं। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हर बंदे के बारे में अलग अलग। पूछा गौतम के कितने प्रतिशत अंक है। कुल पेपर बच्चों 400 नंबर का है। 400 नंबर का गौतम ने परीक्षा दिया, उसमें से गौतम 321 नंबर लाया। 400 में से गौतम कितना लाया है? 321 नंबर स्कोर किया है। तो परसेंटेज में गौतम के कितने मार्क्स हो गए भाई? गुणा 100%, और यही आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 320/4 होता है 80। 320, अगर 320 होता, 4 से भाग करता 80 जाता, 1 बच जाएगा। 1 को 4 से भाग देंगे तो 1/4 होता है पौवा, 0.25। तो 80.25% मार्क्स हैं। देखो बी ऑप्शन। बताइए बच्चों कैसा लगा ये सवाल? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले क्या आपको सारा डेटा निकालना पड़ेगा, हर एक बच्चे की कैलकुलेशन करके। ये जो पहली कैलकुलेशन मोहन की है सबसे खास है। यहां टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन दिए, सही या गलत बता देता है तो काम आसान हो जाता है। चलो ये हमारा एक डीआई सॉल्व हुआ है। हम आगे चलेंगे, अब डीआई नंबर 2 सॉल्व करेंगे, दूसरा डीआई आ जाएगा। चलिए सवाल पढ़ो दोस्त। इस डाटा को बढ़िया से स्टडी कर लो तुम, और उस स्टडी करने के बाद इस पे 5 सवाल दिए हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है जी। देखो अर्थमेटिक के सवाल तो कम आते हैं पैट के पेपर में, तो टाइम एंड वर्क के, पाइप सिस्टम के, लाभ हानि के, इन सब चैप्टर के सवाल भी वो डीआई में ही पूछ लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि आप इनको, इन सब सवालों को हल करने के लिए आपको लाभ हानि, छूट, बट्टा, समय, दूरी, चाल, ये सब चैप्टर आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़ा सा डीआई है। देखिए डेटा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दें। यह तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। बहुत बढ़िया। देखिए एक दुकानदार सामान बेचता है, ग्राहक को, कस्टमर को सामान बेचता है।
क्या क्या आइटम बेच रहा है? बैग बेच रहा है, कमीज बेच रहा है, चश्मा बेच रहा है, पेंट बेच रहा है, किताब बेच रहा है। दुकानदार के जो लागत मूल्य है, दुकानदार के लिए लागत मूल्य हर वस्तु का बताया गया है। बेचने से दुकानदार को हर वस्तु पे जो लाभ हो रहा है प्रतिशत में, वो लाभ प्रतिशत बताया गया है। ये छूट दी हुई है कि दुकानदार ने जो हर वस्तु पर जो छूट दी है, जो बट्टा दिया है, ये परसेंटेज में नहीं है। देखो यहां परसेंटेज नहीं लगा हुआ, यानी कि किस में बताया गया, फिर रुपीज में होगा। ये रुपी में इतना डिस्काउंट दिया है। जैसे बैग उसने बैग 230 रुपए का कॉस्ट है, दुकानदार को 10% का लाभ हुआ और दुकानदार ने 48 रुपए की छूट देके बैग बेचा है। ठीक है, देखो पहला बिजनेस का नियम समझो। दुकानदार ऐसा नहीं कि घर में बैग बनाता है, पहले दुकानदार खुद बैग खरीद के लाता है, फिर उसको बेचता है। तो जो दुकानदार खरीद के लाएगा वो दुकानदार का लागत मूल्य है। फिर दुकानदार अपनी मर्जी से हर सामान का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य फिक्स करता है, जिसे बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी फिक्स करने के बाद दुकानदार उस पर छूट देता है, डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। और बेचने से उसको लाभ भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस पर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या लाभ लॉस होगा। यह बिजनेस का सिंपल नियम है। अब सवाल देखो, हैं? ये पेंट है मेरे भाई, ठीक है जी, ये चश्मा। चलो ध्यान से देखिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग इज 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। अंगूठी का लागत मूल्य, आइटम में अंगूठी नहीं है मेरे भाई, कहीं भी अंगूठी नई चीज ले आया। अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है मेरे भाई। दुकानदार 35% डिस्काउंट देकर 25% मेरे दोस्तों अर्न करना चाहता है। क्या अर्न करेगा दुकानदार? लाभ। तो अंकित मूल्य क्या होगा मेरे भाई? ठीक है जी, वॉट विल बी द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा इसका? अंगूठी का, अंगूठी का मार्क प्राइस क्या होगा? अंकित मूल्य बताइए जल्दी से, ध्यान से सुनिएगा। सवाल बोला अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। शर्ट कितने की है मेरे भाई? शर्ट 320 रुपए की है। शर्ट 320 रुपए की है, तो 320 से 30% ज्यादा क्या आएगा? 320 का 30% क्या होता है? 96 रुपए। नहीं निकाल सकते आप। 320 का मतलब गुणा 30%, परसेंटेज से 2 जीरो काट लो, 32 दिया 96 रुपए। 320 में 96 जोड़ो, तो पहले 320 में 100 जोड़ो, 420। ये 4 कम है, 4 कम कर लो, 416 रुपए। ये 416 रुपए आ गया। ये क्या आ गया बच्चे? ये आ गया अंगूठी का लागत मूल्य। ये अंगूठी का क्रिय मूल्य आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अंगूठी का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस आ गया। अब दुकानदार क्या चाहता है? अंगूठी पे 35% छूट देकर 25% अर्न करना चाहता है लाभ। तो उस अंगूठी का अंकित मूल्य क्या होगा मेरे भाई? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला मैं आपको चाहे बता देता हूं। अगर दुनिया के किसी भी सवाल में छूट दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो दुनिया के ऐसे हर एक सवाल में एक ही कंसेप्ट लगता है, लागत मूल्य यानी कि सीपी से अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो ये होगा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, ये याद कर लीजिए ये कंसेप्ट। अब आपको यहां पे छूट कितना देना है? 35%। तो 100 डिस्काउंट 35%, 100 में से 35 घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। कितना अर्जित करना है आपको? लाभ 25%। तो प्रॉफिट की जगह, पी की जगह क्या रखोगे आप? 25 रखोगे, 125 हो जाएगा। ये किससे कट जाएगा स्टूडेंट? 5 से कट जाएगा। तो जब ये 5 से कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा मेरे भाई? 13 बार, और 5 से कटेगा 125, 25 बार। ये अनुपात आ गया क्रिय मूल्य का। सीपी यानी कि क्रिय मूल्य, अंकित लागत मूल्य, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। हमें अंकित मूल्य पूछा है और मैंने अंगूठी का सीपी निकाल लिया 416 रुपए। अंगूठी का लागत मूल्य सीपी 416 रुपए है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 416 रुपए है। लागत मूल्य आपसे पूछे 25 की वैल्यू। तो देखो कितनी बार जाएगा? 13 तिया 39, 2 बचेगा 26, 13 दूनी 26, 32 बार जाएगा। ये 25 की वैल्यू भी 32 से गुणा होगी,
25 × 32 का आएगा 750 प्लस 50 यानी कि 800 रुपए। तो दोस्त 800 रुपए अंगूठी का अंकित मूल्य आ गया। रो सी ऑप्शन। समझे होंगे क्या है सचिन? इतना करना पड़ेगा कि नहीं? पेट क्लियर करना ही नहीं है। चलो बेटा, जो मैंने तुम्हें ये सवाल करा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं बताऊं कि ये जिस लेवल के डीआई आपके पेपर में आते हैं उनके आसानतम सवालों में है, ये सबसे हल्के सवालों में। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें रोना शुरू कर दोगे तो फिर आप पेपर में भी रोना, फिर आप डीआई को इग्नोर ही कर दो कि हमसे ना हो भाई। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मा 2 पैंट 1 किताब बेची। ठीक है, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? एक दुकानदार ने ग्राहक को लगातार चुना और खूब सारा सामान बेच दिया। औसत लाभ क्या है? औसत लाभ कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है? इस सारे सामान पर कुल कितना लाभ हुआ और आपने कुल कितनी वस्तुएं बेची उससे भाग दे दो। कुल कितनी वस्तु बेची दुकानदार ने? 2 3 5 2 7 1 8, टोटल 8 वस्तु बेची है। बात सही है? इन 8 वस्तुओं पर आपको यह पता करना होगा कि कुल लाभ हुआ कितना है। कुल लाभ को 8 से भाग कर देंगे, आ जाएगा औसत लाभ। यही कंसेप्ट है। अब लाभ निकाला जाता है लागत मूल्य पे। अब देखो ध्यान से, 2 शर्ट बेची। कितनी शर्ट बेची भाई? 2 शर्ट। एक शर्ट 320 का लागत मूल्य, एक शर्ट पे 15% लाभ है। तो 320 का 15% होता क्या है? पहले 320 का 10% निकालो 32, फिर 32 का आधा 16 यानी कि 5% जोड़ लो 48। ऐसे होता है, यानी कि एक शर्ट पे 48 का लाभ हुआ है। बोल हां। तो 2 शर्ट बेचे, 2 शर्ट पे कितना लाभ? एक शर्ट पे 48 का लाभ हुआ है। 2 शर्ट बेचिए, 2 शर्ट पे कितने का लाभ हुआ होगा फिर? 96 का। 3 चश्मा बेचे, एक चश्मा 200 रुपए का है, 200 पे लाभ है 25%, 200 का 25% है 25 दूनी 50 रुपए। एक चश्मे पे 50 रुपए का लाभ है। 3 चश्मे पे कितना लाभ होगा? 50 तिया 150 रुपए का। बोल हां। क्लियर है भाई? 2 पैंट बेची हैं। सही, दुकान में चश्मा भी है, पैंट सब रख रहा है बेटा, किताब भी है, बस दालचीनी कमी रह गई है। तो 2 पैंट बेच रहा, बढ़िया पैंट है भैया जींस वाली। एक पैंट 450 की है, उसमें 12% का लाभ होता है। अब 450 को आप ऐसे लिखा करो, 400 प्लस 50, इसका 12% आपको निकालना है। तो 400 का 12% 48 हो गया, 50 का 12% 6 हो गया, 48 6 54, यानी कि एक पैंट पे 54 का लाभ है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां सर, लेकिन बेची कितनी पैंट है? 2 पैंट, तो 2 पैंट पे कितना लाभ हो जाएगा? 108, 54 दूनी 108। एक किताब बेची, तो एक किताब है 140 की, 140 का 20%, 14 दूनी 28, एक किताब पे 28 का लाभ है। तो एक किताब बेची, इस पे 28 का लाभ है। तो सारी वस्तु पर मिलाकर कुल लाभ कितना होगा भाई? ये जोड़ देते हैं। 108 प्लस 28 136 हो गया। 150 में 96 जोड़ेंगे 246 हो गया। 246 में 136 जोड़ना है तो 300 हो गया, और 46 और 36 82 हो गया। ठीक है ना, यानी कि 382 आएगा। बताओ बेटा, कोई भूल चूक करी हो तो बताइए। 382, 382 का लाभ हुआ। 8 वस्तु बेची है, तो एवरेज लाभ कितना हुआ डिवाइड करेंगे। 8 चौक 32, 32 के बाद बचेगा 6 2 62, 8 सत्ते 56, 47 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, यही आंसर, आगे नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई समस्या? ये बताओ तुम। मजा आ गया जी ये सवाल करके, तो आगे चलते हैं। स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ, लगा दिया ना लंका। स्नेहा ने दुकानदार से 1 शर्ट 2 बैग 1 पैंट खरीदा। स्नेहा ने खरीदा है, यानी कि दुकानदार ने बेचा है। जब दुकानदार बेचता है तो दुकानदार हर सामान के अंकित मूल्य पर 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। यह छूट तो दे रहा है, इतने रुपए की तो छूट दे रहा है, और 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है दुकानदार अंकित मूल्य पे। तो दुकानदार का अनुमानित लाभ कितना है? देख पा रहे हो बच्चे?
अच्छा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, पहले ना शर्ट बैग और पैंट की बात हो रही है। शर्ट बैग और पैंट के मैंने निकाल लिया था, यहां कितना लाभ हुआ है, एक शर्ट पे 48 रुपए का। यहां बैग बैग पे कितना लाभ हुआ है, एक बैग पे कितना लाभ है, एक बैग 230 का है। बैग बैग पे लाभ है 10%, तो 230 का 10%, 10 से भाग कर दो, 23 का लाभ है। ठीक है। एक पेंट, एक पेंट 450 के 450 का 12%, 54 का लाभ है। ये सब मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो एक बार बताओ, ये 5% छूट को भी भूल जाओ। अगर दुकानदार ने स्नेहा को एक शर्ट बेची है तो एक शर्ट पे कितने का लाभ होगा, 48 का लाभ होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये बताइए। ठीक है। दो बैग बेचे तो दो बैग पे कितना लाभ होगा, एक बैग पे 23 रुपए का, 23 का, दो बैग पे कितने का लाभ होगा, 46 रुपए का। ठीक है। एक पेंट बेची, एक पेंट पे कितने का लाभ हुआ दुकानदार को, 54 रुपए का। यह लाभ होना चाहिए, लेकिन यह हुआ थोड़ा ना एक्चुअल में। आप ये चीज मिस तो कर गए कि दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। बेटा यहां पढ़ाई लिखाई छोड़ो, दुकानदार की नजरिए से सोचो। दुकानदार कहता भाई साहब मेरी दुकान पे आओ, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 5%। जब आप ये कहते हो, मान लो कि आपकी स्नेहा एक लड़की आई आपकी दुकान में, उससे कहते हो आओ हमारी दुकान में आओ, मैं तुम्हें 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, मान लो। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब यह है कि स्नेहा आपको 10 रुपए कम देगी। सामान के अंकित मूल्य पर अगर आप जो है स्नेहा को 10 रुपए की छूट दे रहे हो, तो स्नेहा आपको 10 रुपए कम देगी, आपकी जेब में 10 रुपए कम आएगा, यानी कि आपका लाभ 10 रुपए घट जाएगा। सिंपल बिजनेस का नियम यह है कि आप जितनी छूट दोगे ग्राहक से उतना पैसा कम लोगे, और वो पैसा आपकी जेब में कम आएगा, यानी कि आपका लाभ उतने ही रुपए घट जाएगा। जितना आप डिस्काउंट देता है दुकानदार, उतने ही रुपए उसकी पॉकेट में कम पल्ले पड़ेगा, उतना उसका लाभ कम हो जाएगा। ये बात समझ आ जाएगी क्या? ठीक है। अब यहां पे 5% छूट दी है, छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। तो आपको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। अच्छा अंकित मूल्य क्या होता है मेरे भाई, अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस छूट, छूट यानी कि डिस्काउंट। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो यह क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ। टफ चीज है मेरे दोस्त, आसान नहीं है। ध्यान सुनेगा, एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, प्यार से समझने की बात देखना कि भाई एक शर्ट का लागत मूल्य 230 रुपए, दुकानदार को 23 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि दुकानदार ने शर्ट बेची कितने में होगी, दुकानदार ने शर्ट बेची कितने में होगी मेरे प्यारे भाई। यहां लिख दे रहे हैं सेलिंग प्राइस, यहां लिख दे रहे हैं मार्क प्राइस। दुकानदार ने मेरे प्यारे भाई एक शर्ट 230 रुपए की खरीदी है, 23 का लाभ हुआ, तो बेची कितने की होगी, 253 की बेची होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक शर्ट 253 की शर्ट बेची दुकानदार ने, लेकिन 48 रुपए का डिस्काउंट दिया है। आप किसी सामान पे 48 की छूट देते हो और 253 में ग्राहक को बेचते हो, यानी कि उस शर्ट का मार्क प्राइस क्या होगा, 253 प्लस 48, 301 रुपए मार्क प्राइस होगा कि नहीं होगा बताइए। 301 रुपए के अंकित मूल्य पे एक शर्ट पे 301 रुपए का स्टिकर लगा हुआ है, 48 का आप छूट दे दोगे, तभी तो ग्राहक को 253 में बेचोगे। समझ में आ गया क्या? ऐसे मेरे भाई, हाँ ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बैग की। एक बैग 320 रुपए का है मेरे भाई, लागत मूल्य 48 का, लाभ हुआ है, तो दुकानदार ने बेचा कितने का होगा, 320 प्लस 48 आएगा, 368 का बेचा होगा, लेकिन दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है 96 रुपए का। 368 रुपए का बैग बेचा है, 96 रुपए का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, तो उस बैग का अंकित मूल्य क्या आएगा, जोड़ दीजिए कितना आएगा ये 464। बैग का अंकित मूल्य आ गया 464। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 464। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई यहां पर एक पेंट की। पेंट 450 की है मेरे भाई, 54 रुपए का लाभ हुआ, तो दुकानदार ने पेंट बेची कितनी होगी, 450 में 54 जोड़ेंगे, 504 की पेंट बेची होगी। 504 की पेंट बेची, 72 का डिस्काउंट दिया। 504 रुपए की दुकानदार ने पेंट बेची, 72 का डिस्काउंट दिया, तो पेंट का अंकित मूल्य कितना होगा, 576 रुपए। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है।
ये अंकित मूल्य आ गया, हर एक चीज का मैंने अंकित मूल्य निकाल लिया प्यारे बच्चों। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब अंकित मूल्य पर एक्स्ट्रा 5% छूट दे रहा है। ये बताओ, शर्ट का अंकित मूल्य 301 रुपए शर्ट का। देखो इस सवाल के पहले ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 5-5 रुपए का फर्क तो दिख ही रहा है ऑप्शन में। अगर 5-5 रुपए का फर्क दिख रहा है तो मैं पॉइंटों में थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकता हूं। जैसे शर्ट का अंकित मूल्य 301 है, तो शर्ट पे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो 300 का 5% क्या होता है? 15। ये समझ गए होंगे क्या? शर्ट पे कितना डिस्काउंट है? 300 का 5%, 15, 300 मान लो। ये है बैग। बैग का एमआरपी कितना है? 464। तो 464 पे कितना डिस्काउंट दिया? 5%। 5% यानी कि 1/20। तो कितना आ जाएगा? 23 रुपए आ जाएगा। 23 रुपए, 23 दूनी 46। ठीक है भाई, 23.2 आएगा, पर 23 रुपए का डिस्काउंट दिया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बैग पे 23 रुपए का डिस्काउंट दिया है। लेकिन मेरे भाई शायद आप एक चीज भूल गए कि स्नेहा ने 2 बैग खरीदे, तो दोनों बैग पे डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। ये तो मैं एक की कैलकुलेशन कर रहा हूं, यानी कि 2 बैग पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 46 का। बात समझ रहे हो सचिन? ठीक है, ये क्या आ रहा है? डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट दे रहा है। पेंट का अंकित मूल्य कितना है? 576। पेंट पे कितना डिस्काउंट दिया? 5%। तो 576 का 5% कितना आएगा? 5% यानी कि 1/20। इसको 580 भी मान लेते हैं। 580 को 20 से भाग देंगे तो 29 रुपए आ जाएगा। यानी कि इस पे कितना है? 29 का डिस्काउंट है। बोलो हां कि ना? देखो ये सवाल का लेवल है, तो यानी कि कुल कितना डिस्काउंट दुकानदार ने दे डाला? ये बताओ। 15 और 29 44, और 44 और 46 90। ये 90 रुपए का दुकानदार ने डिस्काउंट दे डाला। लेकिन सवाल यह कि दुकानदार का लाभ कितना हो। देखो ये दुकानदार का प्रॉफिट होना चाहिए था मेरे भाई सारी वस्तु पर, जो मैंने कैलकुलेट किया है। कितना आ रहा है मेरे भाई? 8 4 12 6 18, 8 हासिल 1 4 1 5 4 9 9 5 14, 148। ठीक है जी, 148। 8 4 12 12 6 18, 8 हासिल 1 4 1 5 5 10 4 14, 148। 148 का प्रॉफिट होना चाहिए था दुकानदार को, लेकिन 90 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया है। तो दुकानदार को कुल लाभ जो होगा वो 58 रुपए आ रहा है। ये तो मैच नहीं कर रहा किसी ऑप्शन से। हमने कहां गड़बड़ करी है? यहां कितना लाभ है? एक शर्ट, 2 बैग 46, और एक पेंट 54। ठीक है, अंकित मूल्य सबका निकाला हमने, यही आया है। सब पे 5% की छूट दी है। 300 का 5% 15 हो गया। 2 बैग हैं। ये गड़बड़ कर दी ना हमने, ये गड़बड़ कर दी। देखो हमने यहां पर ये बैग जो है पहला वाला है यार। बैग बैग पहले कैलकुलेशन बैग की करिए। ये है बैग, ये आइटम। देखो ऐसी गलती हो जाती है। बैग 230 रुपए का है, 23 रुपए का लाभ हुआ, तो बैग बेचा कितने का? 253 का। 253 का बैग बेचा है, 48 का डिस्काउंट दिया, तो ये बैग का मार्क प्राइस है 301। ठीक है, मैंने ये ले लिया गलती से। तो बैग का मार्क प्राइस जो है वो 301 है। ठीक है बच्चे, तो बैग पे कितना डिस्काउंट है? 301 का 5% 15। तो 2 बैग पे कितना डिस्काउंट आएगा? ये 30 आएगा मेरे भाई। ये 15 दूनी 30, 2 बैग पे, क्योंकि यहां पे बैग हैं 2। सॉरी भाई, गलती हो गई, ये चीज हमने यहां पे गलत कर दी। अब निकाल लेते हैं। अब आपका कैलकुलेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल अप्रोक्स आना चाहिए। ये कितने का डिस्काउंट हो गया टोटल? 29 और 23 52, 52 और 30 कितना गया? 82, 82 आ गया। आपने 148 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपने 5% छूट दी, इस एक्स्ट्रा 5% छूट की वजह से आपने टोटल 82 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये 82 आ रहा है टोटल डिस्काउंट। यानी कि आपका प्रॉफिट कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 66 रुपए के आसपास। लो, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब सही है ना? तो मैंने बहुत टाइम लेके सवाल समझाया है, और ये बेटा इतना पेपर में लगेगा नहीं समय। पहले हर एक आइटम पे आप लाभ निकाल लो, फिर हर एक आइटम का आपको अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा,
5% की छूट दी तो 5% की छूट ये हो गई। तो जो दुकानदार छूट देगा, जितना डिस्काउंट आप ग्राहक को दोगे उतना पैसा कम लोगे, वो आपको लाभ में से कम हो जाएगा, तो आपका लाभ केवल 66 रुपए होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना परसेंट अधिक है? चश्मे का अंकित मूल्य किताब के अंकित मूल्य से लगभग कितना परसेंट अधिक है? चलो हमें बात करना है चश्मे पे और किताब पे। ध्यान से सुनेगा, यहां मैं लिख रहा हूं चश्मा गिलास, ठीक है ना, आई गिलास, और यहां लिख रहे हैं प्यारे बच्चों हम आपकी बुक। निकालते हैं अंकित मूल्य, निकालते हैं अंकित मूल्य निकालेंगे। देखो चश्मा मेरे प्यारे दोस्तों 200 रुपए का है, ठीक है, चश्मा 200 रुपए का है। चश्मे पे 25% का लाभ हुआ, 50 रुपए का चश्मे पे लाभ हुआ, यानी कि चश्मा बेचा है आपने 250 रुपए का। आपने 250 रुपए का चश्मा बेचा है, लेकिन आपने 35 का डिस्काउंट दिया है, तो चश्मे का अंकित मूल्य कितना होगा? 35 रुपए जोड़ेंगे, हमें तो मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य 285 रुपए। क्या बात समझे होंगे ये भाई? एक चश्मा है, दुकानदार ने 200 का खरीदा, 25% का दुकानदार को लाभ हो, यानी कि दुकानदार ने 250 का बेचा। दुकानदार ने, आप खुद ही सोचो, दुकानदार ने 250 का चश्मा बेचा, लेकिन 35 की उसमें छूट दी है, तो उस पर एमआरपी कितना लगा होगा? 285 रुपए एमआरपी लगा होगा। 285 में 35 घटा के दोगे तभी तो 250 में बेचोगे। तो अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया चश्मे का अंकित मूल्य 285 रुपए। अब निकालो बुक का। बुक 140 की थी, बुक पे 20% का लाभ हुआ, यानी कि 28 का, यानी कि बुक बेची कितनी? 168 की। आपने 168 की बुक बेची है और आपने बुक पे 14 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि बुक का अंकित मूल्य कितना होगा? 168 में 14 जोड़ो, 182, 182 होगा। सही है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 182 की बुक पे 14 डिस्काउंट दोगे तभी तो 182 माने 14 168 में बेचोगे। तो ये आगे अंकित मूल्य, ठीक है जी। अब आपसे पूछा चश्मे का अंकित मूल्य किताब के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 182 से 285 कितना परसेंट ज्यादा है? यही ना आंसर है। तो 182 से 285 कितना ज्यादा हुआ मेरे भाई? ये हो गया 103, ठीक है भाई, बटे 182। क्या बात सही है? बोलो। परसेंटेज में कितना आ जाएगा? गुणा 100%। 182 का 50% 91 होता है, ऊपर 103 है, तो 50% से ज्यादा आएगा, ठीक है। 182 का 60% भी निकालें तो 18 छिक्का 108, 108 होता है, ऊपर 103 है, तो 60% से कम आएगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन काफी नजदीक है, तो भैया हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। काफी नजदीक दे दिए, दूर दूर होते तो हम ऐसी कर लेते, तो 2 से काट लेते 50 बार और 2 से काटेंगे 91 बार, तो कितना आएगा ये? 5 15 5150 बटे 91, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ सर, तो 91 पंजे चला जाएगा 455, 91 पंजे 455, बचेगा 45 और 15 60, यानी कि 600 हो गया। तो 91 600 हो गया मेरे प्यार भी। तो फिर कितनी बार चला जाएगा? 91 7 7 एकम 7 7 राम 63, नहीं 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा फिर ये, तो 56 पॉइंट आएगा। तो आंसर ये है बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से करना है। ये देखिए, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है मेरे भाई? हां, आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? किसी सामान पर डिस्काउंट आप कैसे निकालोगे? इसका कंसेप्ट आपको पता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य होगा, ऊपर आपने कितने का डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में निकालना है, तो गुणा 100%, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है सचिन, पता है ये? अब हमें चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का रेशियो बताना है, यानी कि पहले आपका आई गिलास है और फिर आपका बुक है। इस पे डिस्काउंट परसेंटेज का आपको रेशियो बताना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई मैंने पिछले ही सवाल में निकाल लिया, पिछले ही सवाल में निकाल लिया कि चश्मे का अंकित मूल्य 285 है और बुक का 182 है, तो हम इसको दोबारा मेहनत क्यों करेंगे? हम इसी डेटा को यूज ना कर लेंगे।
हम इसी डेटा को यूज कर लेते हैं, है भाई, कि चश्मे का अंकित मूल्य 285 रुपए है और बुक का अंकित मूल्य 182 रुपए है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, चश्मे पे कितना डिस्काउंट दिया है? चश्मे पे डिस्काउंट दिया है 35 का, तो 285 रुपए अंकित मूल्य, 35 का डिस्काउंट दिया। ऐसे ही किताब का अंकित मूल्य 182 है, किताब पे 14 का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 14 का डिस्काउंट दिया मेरे भाई, 14 का। तो नीचे अंकित मूल्य लिखा, ऊपर लिखा डिस्काउंट। आपको बताना है इसका रेशियो। आप कहोगे सर आपने 100% से तो गुणा करी नहीं। अरे जब 100% से गुणा करेंगे तो रेशियो लेंगे, कट ही जाएगा ना फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में मेरे भाई, जो परसेंटेज में रेशियो है वही डिस्काउंट के फ्रैक्शन है, वही रेशियो आ जाएगा सेम टू सेम। 100% की गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेशियो में कट ही जाएगा। अब आप बताइए, देखो ये कटता है 14 से पूरा 13 बार, ये जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, 3 5 सत्ते 35, ये आ गया मेरे भाई। ठीक है, दो रेशियो ऐसे सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 सत्ते 91, 57 एकम 57, तो 91 रेशियो 57 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। समझे होंगे? नीचे क्या लिख दिया है? नीचे अंकित मूल्य है दोनों का, ठीक है, ऊपर क्या है? दोनों का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो हो गया। सही है, ये पिछले सवाल में हमने निकाला था, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चश्मे का और बुक का अंकित मूल्य। बताओ, क्लियर है? आगे चलेंगे। अच्छा, हो गया पूरा डीआई सॉल्व, हटाइए, ये दूसरा डीआई सॉल्व हो गया। आगे चलेंगे हम, तीसरा डीआई सॉल्व करेंगे, डीआई नंबर 3, टेबुलर डीआई। आ जाओ। देखो सवाल वैसे बहुत बड़ा हो रहा था इंग्लिश हिंदी में, तो मैंने इंग्लिश इसकी छुपा दी, हम लोग हिंदी ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छे अच्छे डीआई मैंने सेलेक्ट, हमारी टीम ने बहुत सारे टाइप करके दिए थे, पर बढ़िया डीआई जो है जिनसे आप कुछ सीखोगे, और बिल्कुल एक दूसरे से अलग, ऐसा नहीं कि एक जैसे डीआई हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग कॉन्सेप्ट पे डीआई हैं। देखने से पता लग रहा है कि दूध पानी का, अब आपके पेपर में मिक्सचर का सवाल तो आएगा नहीं, मिश्रण का क्या आएगा? डीआई आएगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। इस तालिका चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। अक्षय भाई साहब के पास 5000 लीटर दूध है। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, यानी कि प्योर मिल्क, उसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्ति ABCDEF को बेचता है। तो यानी कि मेरे भाई 5000 का 40% कितना होता है? 2000 लीटर। यानी कि अक्षय ने इन 6 आदमी ABCDEF को कितना दूध बेच दिया? 2000 लीटर बेच दिया दूध। यानी कि इनके पास 2000 लीटर दूध होगा, और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। यानी कि अक्षय ने 2000 लीटर दूध इन 6 आदमियों को बेच लिया, बाकी अपने पास रखा। प्रत्येक आदमी ABCDEF शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। ये लोग दूध खरीद के 2000 लीटर उस दूध में क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अच्छा देखिए, कुल दूध तो इन 6 लोगों ने 2000 लीटर खरीदा है, लेकिन इन्होंने मेरे प्यार में ABCDEF ने जो दूध खरीदा है उसका परसेंटेज कितना है ये बताया गया है कि भाई ए ने 2000 लीटर का 20%, यानी किसने कितना दूध खरीदा है? 400 लीटर। सचिन बात समझ रहे हो? हैं? नीचे दी गई तालिका 6 द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की बिक्री को प्रतिशत के रूप में बता रही है। ये 6 आदमी नहीं बेच रहे दूध। अक्षय ने इन 6 आदमियों को जो दूध बेचा है उसका परसेंटेज है ये। अक्षय ने ए को दूध कितना बेचा है? 2000 लीटर का 20%। ध्यान से पढ़िए, अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अक्षय के पास 5,000 लीटर था, 40% 2000 लीटर दूध 6 आदमियों को बेच दिया। 2000 लीटर में से ए को कितना दूध बेचा है? 2000 लीटर का 20% अक्षय ने 400 लीटर। ठीक है भाई, इसको कितना बेचा है? 2000 लीटर का 10% 200 लीटर। ये भी 10% 200 लीटर है, ये भी 200 लीटर है, ये 600 लीटर हो जाएगा, ये 400 लीटर हो जाएगा। 2000 का 20% 400 लीटर। ठीक है, और
और ये टेबल जो है 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। इन 6 लोगों ने दूध खरीदा, मुझे पता है कितना कितना दूध खरीदा, दूध की मात्रा। दूध खरीदने के बाद उन्होंने पानी मिला दिया। तो मेरे भाई दूध खरीदा, दूध में मिला दिया पानी, तो अब दूध पानी का क्या बन गया मेरे प्यारे भाई? मिश्रण बन गया। क्या बन गया? दूध पानी का मिक्सचर बन गया। तो यह बोला है शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद, यानी कि यह मिश्रण में बताया गया है कि जब आपने शुद्ध दूध खरीद लिया फिर उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण है उस मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत से बच्चे, बहुत से क्या 90% बच्चे ये गलती करेंगे कि आपने दूध खरीद, इतना दूध आपने खरीद लिया 6 लोगों ने, फिर जो ये सोचेंगे कि 400 लीटर में 20% पानी मिला दिया। ये गलत है। यही तो सवाल का लॉजिक है। भाई पहले उन्होंने दूध खरीदा, दूध खरीदने के बाद उन्होंने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद बन गया मिश्रण। उस मिश्रण में पानी मिलाने के बाद, यानी कि मिश्रण में पानी 20% है। जैसे मैं ए के बारे में बात करूं तो ए ने 400 लीटर दूध खरीदा और उसमें मेरे प्यारे में उसने पानी मिलाया, मिश्रण बन, उस मिश्रण में पानी 20%, यानी कि उस मिश्रण में दूध कितना होगा प्यारे दोस्तों? 80%। क्लियर? ये लॉजिक है इसका। अब ये तो हम समझ गए, सवाल देख लेते हैं। ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है? ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर। ठीक है बच्चे, ए ने कितना दूध खरीदा है मेरे दोस्तों? 400 लीटर। 400 लीटर में कुछ पानी मिलाया, कुछ पानी मिला, नहीं पता कितना पानी मिलाया। अब वो जो मिश्रण बना उस मिश्रण में पानी कितना है? 20%। तो दूध कितना होगा मेरे प्यारे भाई मिश्रण में? 80%। जबकि दूध है कितना ए के पास? 400 लीटर। तो 80% की वैल्यू 400 लीटर है, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? यानी कि अक्षय ने कितना, सॉरी अक्षय क्या है, ये ए है, ए ने कितना पानी मिलाया होगा? ऐसी सी का निकालो। सी का जब हम निकालने बैठते हैं तो सी ने कितना दूध खरीदा है? 2000 का 10% 200 लीटर। तो सी ने मेरे भाई 200 लीटर दूध खरीदा है, 200 लीटर। चलो लिख देता हूं मैं। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। अब 200 लीटर में से उसने पानी कितना मिलाया है? पानी मिलाया, मिश्रण बन गया। मिश्रण में कितना पानी है? मिश्रण में 15% पानी है। तो मिल्क कितना होगा फिर? 85%। 15% अगर पानी है तो दूध कितना होगा? 85%, यानी कि रेशियो कितना आएगा मेरे भाई? 17:3 आ जाएगा दूध पानी का। 17:3। अब बताओ दूध है कितना? 200 लीटर, यानी कि 17 की वैल्यू 200 लीटर है, तो एक की वैल्यू 200/3। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 600। एक की वैल्यू 200/17 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 600/17। समझ में आ रहा है सचिन? तो कितना आएगा? 17 तिया 51, क्योंकि अप्रोक्स है, वो आंसर भी लगभग में ही पूछा है, दिख रहा है लगभग। तो 17 51 9 0 17 5 85, अप्रोक्स 35। यानी कि हमने निकाला सी का। सी ने कितना पानी मिलाया है? 35 लीटर। तो ए और सी की पानी की मात्रा का डिफरेंस कितना है? 65 लीटर लगभग। कैसा सवाल है? मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक बर्तन में मिलाते हैं। ठीक है, ए, बी और सी 3 लोग हैं, ये अपने घोल को एक बर्तन में मिलाते हैं। तो पूछा नए घोल में दूध का परसेंटेज क्या होगी। देखो ए और सी की तो हमने कैलकुलेशन कर ही ली है, फिर से लिख लेते हैं कि भाई ए ने कितना दूध खरीदा है? 400 लीटर, और सी ने कितना खरीदा है? 2000 का 10% 200 लीटर। अभी पिछले डाटा को देखो, ए ने कितना पानी मिलाया था और इसने कितना पानी मिलाया था मेरे भाई? सी ने 35 लीटर। ये वाटर है, पानी। ठीक है, अब हमें बी का और निकालना पड़ेगा। तो बी ने भी कितना दूध खरीदा है? 200 लीटर। 200 लीटर में से उसने कुछ पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसमें मिक्सचर बन गया। मिक्सचर में पानी कितना है? 10%। तो मिल्क कितना होगा फिर? 90%। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? तो 9 की वैल्यू कितनी है? दूध कितना खरीदा उसने?
तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि कितना, 22 बार। ये 22 बार चला जाएगा, अप्रोक्स 22 लीटर। ऑप्शन देखो, क्योंकि मैंने पॉइंटों में गड़बड़ करी है। अगर ऑप्शन देखें तो 5-5% का फर्क दिख रहा है मुझे, यानी कि बिल्कुल इतना ले सकते हैं ना। जरा जहां लीटरों में दूध पी रहे हो वहां एक आध चम्मच बिखर जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, रोना काय को। ठीक है जी। तो आप बताओ, एबीसी अपने घोल को एक बर्तन में मिलाते हैं तो उस घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। जब हमने ए बी सी तीनों के कुल घोल को बर्तन में मिलाया तो उसमें दूध कितना आएगा, ये बताओ। दूध कितना आएगा उसमें, 400, 200, 200, 800 लीटर दूध आएगा, है सचिन। लेकिन वो घोल कितना बन जाएगा, 800 लीटर तो भाई तीनों का टोटल दूध है, लेकिन उन्होंने पानी मिलाया है 100, 35 और 22 कितना, 57, 157 तो पानी मिलाया, तो तीनों का टोटल घोल कितना बन गया, नहीं समझे। मान लीजिए एबीसी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। घोल का मतलब क्या है, दूध प्लस पानी का मिश्रण। इन तीनों ने टोटल 800 लीटर दूध खरीदा, फिर तीनों ने पानी मिलाया, तो इसने पानी 100 लीटर मिलाया, इसने 22 लीटर, इसने 35 लीटर। अब सारा कुछ एक बर्तन में डाल दिया तो उस बर्तन में 800 लीटर तो दूध आएगा, और तीनों ने 157 लीटर पानी मिलाया है, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 957 लीटर। तो 957 लीटर का बनेगा आपका क्या सचिन, घोल। और उस घोल में दूध कितना होगा, 800 लीटर। बात समझे। तो ये कैसे निकालना है अब, परसेंटेज में। अब परसेंटेज निकाल लो। ये देखो सारे ऑप्शन 80% के नजदीक है। ऐसा मत करो कि 100 से गुणा करा परसेंटेज का साइन लगाया, ये तो पागलों वाले मेथड है। साफ समझ में आ रही, हैंड राइटिंग मेरी कुछ ज्यादा साफ है। तो जैसे 957 है, 957। अब एक बात सोचना, 957 अगर नीचे 1000 होता, अगर नीचे 1000 होता तो ये क्या आ जाता फिर 80%। अगर नीचे 1000 होता, 800/1000, 80% आ जाता। लेकिन नीचे 957 है, नीचे छोटी संख्या है, तो आंसर 80% से बड़ा आएगा क्या। अगर छोटी संख्या से भाग दोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा, तो आंसर 80% से बड़ा आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। आंसर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब ये देखो, ये 80% के ज्यादा करीब है, ये 90% के ज्यादा करीब है। 89 मतलब 90 के। तो क्या देखो, नीचे जो होता है वो बेस होता है 957। 957 का अगर मैं 90% निकालूंगा तो भाई 900 का 90% ही 810 होता है। भाई अगर ये नीचे बेस 957 अगर 100% है तो 800 कितना परसेंट है, 957 का अगर 90% भी निकालूंगा तो 900 का 90% ही 810 होता है। तो 800 से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर 957 का 90% निकालेंगे 800 से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी कि 90% नहीं आएगा, छोटा आएगा। तो ये आंसर है, यही आ रहा है। ठीक है, देखो ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। किसके पास भाग देने का टाइम है। सभी आदमी द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाएगा लगभग, हैं? अभी तो बताया था ये, हमें 3 लोगों का पता है, 100, 22, 35। शुरू के 3 लोगों का पता है, 6 लोग हैं ना। इसने कितना पानी मिलाया है, 100, इसने मिलाया है 22, और इसने मिलाया है 35। और ये आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा, लीटर में पूछा कि सभी आदमियों द्वारा कितने लीटर पानी मिलाएगा। तो हर एक की कैलकुलेशन करनी होगी। तो देखिए 2000 लीटर सभी लोगों को पानी बेचा अक्षय ने, 6 लोगों को। इसने कितना खरीदा, जो है सॉरी 2000 लीटर दूध बेचा है, 200 लीटर। इसने 600 लीटर, 2000 का 30%, इसने 2000 का 20%, 400 लीटर। अब हमें हर एक का निकालना पड़ेगा। जैसे हम डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। सुनते रहिएगा। अब मिल्क और वाटर को मिला के बन गया मिक्सचर, मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर में 18% आपका वाटर है, तो मिल्क कितना आएगा दोस्त, 82%। जबकि मिल्क कितना खरीदा है डी ने, 200 लीटर। तो 82% की वैल्यू 200 लीटर है। तो 1 लीटर की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 100/41। 200/82 यानी कि 100/41। 18 से गुणा करेंगे तो 1800/41 आ जाएगा। ये पानी आ गया। 1841 से भाग देंगे तो 41 चौका 164 बचेगा ना।
1640 बच गया 160, फिर 41 चौके तो 44 के आसपास आ गया क्या, 44 के आसपास डिवाइड करके तो 44 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ये कोई प्रॉब्लम, 1800 बटे 41 हो जाएगा ना। सचिन समझ में आ गया। ये देखो अगला देखते हैं। इन्हें खरीदा 600 लीटर दूध, उसमें फिर पानी मिला दिया। पानी कितना है, तो दूध कितना है 75%, यानी कि दूध पानी का रेशियो कितना है, दूध कितना खरीदा था 600, तो पानी कितना मिलाया 200, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 200 लीटर। बताइए आसान होगी ये तो कैलकुलेशन। ये देखिए एफ ने 400 लीटर दूध खरीदा है, उसमें उसने मेरे भाई 20% आपका सॉरी 12%, 12% जो है मिक्सचर में पानी है। अगर 12% पानी है तो बाकी दूध की जवानी कितनी बची 88%, यानी कि रेशियो कितना आ गया दूध पानी का 22:3 आ गया। अब आप ये बताइए कि यहां पे ये दूध कितना है 400 लीटर, तो फिर दोस्त पानी कितना बचा 22 की वैल्यू 400, तो एक की वैल्यू आएगी 200/11, 3 की वैल्यू आएगी 600/11, 600/11 आएगा 55.5 नहीं 45 पॉइंट नहीं 1/11 9.09 होता है ना, ये तो 54 आएगा भाई। हाँ बिल्कुल 54 के करीब आएगा, 54.54, 54.54 को अप्रोक्स 55 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सब आ गया दूध भाई साहब। यानी कि प्यारे बच्चों पूछा क्या है, कुल कितने लीटर पानी मिला है सबको जोड़ लेना है। तो पहले आसान आसान जोड़ो, 200 और 100 300, 55 और 35 90, 44 और 22 66, 390 में 66 जोड़ना है 456, 456 ये तो भाई एग्जैक्ट दिख गया, देखो 456 है, हम तो लगभग निकाल रहे थे तो एग्जैक्ट आ रहा है। बढ़ेगा क्योंकि ऑप्शन में फर्क है बेटा, 10-10 लीटर का फर्क है। 10 लीटर पे तो हमारे देश में मर्डर हो जाते हैं, तो हम अप्रोक्स ले सकते हैं। चलिए आगे चलें। ये देखो सवाल है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित रेशियो क्या है। सी ने और ई ने जो पानी मिलाया है उस पानी की मात्रा का रेशियो क्या है, मैंने पिछले ही सवाल में निकाला है मेरे भाई, निकाला है ना। सी ने मिलाया है 35, लेकिन यार ये तो अप्रोक्स है, एग्जैक्ट थोड़ा ना है। ई का एग्जैक्ट है 200 लीटर है ना, तो ये जो है ई ने तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 लीटर निकाला है। मुझे सी की ना मैंने अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करी थी, एग्जैक्ट चाहिए तभी तो रेशियो हमारा एग्जैक्ट आएगा। तो सी एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी ने 200 लीटर दूध खरीदा है, उसमें पानी मिला दिया। पानी कितना है 15% है मिक्सचर में, यानी कि 200 लीटर दूध कितने की वैल्यू है 85% की, 85% की वैल्यू है। तो पानी कितना मिलाया है फिर 15%, 15% की वैल्यू निकाल लो। आगे ना समझ में। तो यहां 5 से जाएगा 17 बार, 5 से 15 3 बार, तो कितना आ जाएगा फिर ये 600/17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेशियो है इसका, जब हम अपन लोग रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा सचिन भाई, 200 से 600 3 बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते 3:17, तो ये रेशियो आएगा 3:17। सी ऑप्शन है देखो। ये आखिरी सवाल होगा ना एसडीआई पे। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम पानी मिलाया है। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम पानी मिलाया है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, ये तो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। ये हम जब कैलकुलेट कर चुके हैं हर एक आदमी का दूध, क्योंकि हमें हर एक आदमी का पानी, क्योंकि हमें टोटल जोड़ना था। तो फिर इसकी करने की जरूरत क्या है, सबसे कम पानी किसने मिलाया है बी ने। इसने 100, इसने 22, इसने 35, इसने 44, इसने 200, इसने 55, तो बी ने सबसे कम पानी मिलाया है 22। तो आंसर इस सवाल का कितना आ जाएगा मेरे भाई बी। यानी कि एक कैलकुलेशन से ऐसा नहीं कि वही सवाल होगा, उससे कई सारे सवालों में हेल्प मिलती है। इस एक कैलकुलेशन के इर्द गिर्द ही सारे सवाल हमारे हुए हैं, देख पा रहे हो,
ठीक है जी। तो इसलिए डीआई के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे लगता है ये खत्म हो गया है, अब आपके सामने आएगा अगला, यानी कि चौथा डीआई, डीआई नंबर 4। ये सारे टेबुलर डीआई हैं। अगर मजा आ रहा है ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, शेयर भी करना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा हमारी अप्रोच करने की। देखो इतना तो करना पड़ेगा, बिल्कुल हवा में ही तुक्के मारना वो गलत है बेटा, हवा में ही तुक्के मारेंगे। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। इस तालिका चार्ट पर आधारित जो एक ट्रेडिंग कंपनी के 2015-16 से 2020-21 तक उसके 4 प्रोडक्ट PQRS पर विज्ञापन पर खर्चा बताती है करोड़ में। लाभ बराबर है बिक्री माइनस विज्ञापन। देखिए यहां पे 2 टेबल दी गई हैं। इस वाली टेबल में आपका बताया गया है खर्चा किस पर, विज्ञापन पर, चारों प्रोडक्ट का। आप समझ पा रहे हैं कि यानी कि 2015-16 में प्रोडक्ट पी पर 50 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए, यही बात है। 2015-16 में क्यू पर 75 करोड़ विज्ञापन पे खर्च हुए। 2015-16 में आर पर 50 करोड़ विज्ञापन पे खर्च हुए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। ये क्या बताया गया, दिए गए सालों के लिए बिक्री इस प्रकार है, यानी कि 2015-16 में जो सारे प्रोडक्ट की कुल बिक्री हुई है 300 करोड़ की। 2016-17 में कुल बिक्री कितनी हुई है, 450 करोड़ की। अच्छा, अगर कंपनी को अपना मुनाफा निकालना हो तो कैसे निकालेगी कि भाई हमने एक साल में कितने रुपए की सेल करी है, यानी कि बिक्री करी है, और उसमें से विज्ञापन का खर्चा घटाना पड़ेगा। मैंने 100 रुपए का कोई सामान बेचा लेकिन 30 रुपए मेरे विज्ञापन में चले गए, तो मेरे पास तो 70 ही बचे ना। यह सवाल में बता भी दिया, जरूरी नहीं कि यह बात आपको सवाल में लिख के बताई जाए, ये कॉमन सेंस है भाई। अब सवाल पढ़ते हैं। किस साल में क्यू का लाभ सबसे अधिक है, किस साल में क्यू का लाभ सबसे अधिक है अगर इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। किस साल क्यू का लाभ सबसे अधिक है अगर इसकी बिक्री कुल बिक्री का 20%। यह बोल दिया कि भाई जितनी भी बिक्री हो रही है हर साल, उसमें से क्यू की जो बिक्री है वो कुल बिक्री का 20% क्यू प्रोडक्ट का है। समझ में आया ना, टोटल सेल का 20% क्या बिक रहा है, क्यों बिक रहा है। तो आप बताओ लाभ सबसे अधिक कब होगा। भाई ध्यान से सुनना, तो 300 करोड़, 450 करोड़, 500, 150। अच्छा यहां पे मेरे भाई आपको 15-16 तो जैसे ऑप्शन में है ही नहीं, आपको लेना ही नहीं है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन में नहीं है, 17-18, 17-18 भी ऑप्शन में नहीं है। ये यानी कि आपको केवल इन्हीं 4 सालों का देखना है ना हिसाब किताब, है सचिन। अच्छा, लाभ सबसे ज्यादा कब होगा, जब बिक्री ज्यादा होगी मेरे भाई। जिस साल बिक्री सबसे ज्यादा होगी उसी साल तो लाभ सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि विज्ञापन पे खर्चा तो देखो लगभग 50 के करीब है, 50 करोड़ के करीब हर साल आना, लेकिन बिक्री में काफी फर्क है। तो सबसे ज्यादा बिक्री किस साल में हो रही है ये बताओ, 2020-21 में 700 करोड़। भाई ये 600 करोड़, ये तो 150 करोड़ की बिक्री ही है। भाई इतना कम सामान बेच रहे हो, विज्ञापन पे इतना खर्चा कर दोगे तो हो सकता है कंपनी घाटे में चली जाए। ये वाला तो हम चेक ही नहीं करेंगे, 150 करोड़ की बिक्री हो रही है, क्या लाभ लोगे इसमें से। ऐसा सचिन हमें क्या बताना है, क्यों का लाभ सबसे अधिक कब है, लाभ कब ज्यादा होगा, जब बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये वाला तो हम लेंगे ही नहीं। ये बच्चा 450। अच्छा 450, 600, 700 में से भी 600, 700 वाले प्रेफर करते हैं। पहले 700 करोड़ हुआ 2020-21 में कुल बिक्री। अब 700 करोड़ में से क्योंकि कितनी बिक्री है, 20%। 700 का 20% कितना है, 140 करोड़। 140 करोड़ की बिक्री हुई है क्योंकि 2020-21 में, जिसमें से उसने कितने का मेरे प्यार में विज्ञापन कर दिया, 2020-21 में कितने का विज्ञापन करा, 50 का। तो क्यों का लाभ कितना हुआ, 90 करोड़ का। ऐसे यहां देख लेते 600 करोड़। 600 करोड़ में से क्योंकि बिक्री, 600 करोड़ का 20% कितना, 120 करोड़ क्यों की बिक्री है। अब 2019-20 में कितना विज्ञापन कर दिया, 120 में से 75 घटा दो तो कितना बचा, 45। यानी कि भैया ये आंसर नहीं है, 600 पे ही संतुष्ट नहीं हो रहा, यानी कि सबसे ज्यादा यही हो सकता है। 90 करोड़ कौन सा साल है, आया ना समझ में। ऐसा नहीं कि आप पागलों की तरह हर एक साल का निकालो। ये जैसे मैंने ये देखते हटा दिया कि 150 करोड़ की बिक्री है, क्या ही लाभ कमाओगे, विज्ञापन में भी खर्चा। अरे बिक्री मोटी होनी चाहिए, 700 करोड़ तो ही तो लाभ होगा, ठीक है।
ऐसे सोचा करो। अच्छा जी, आगे आ जाती है, सवाल है 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 में, हालांकि यहां डेटा केवल 2020-21 तक का है। बोला है 2021-22 में जब आप जाओगे अगले साल, तो आपकी बिक्री 30% घट गई है। 2021-22 में डेटा से आगे की बात कर रहा है। कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? सचिन, सवाल समझ में आ रहा है? देखो, लाभ कैसे निकलेगा? बिक्री माइनस विज्ञापन। हम बात कर रहे हैं किसकी? साल 2021 और 22 की, इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। साल 2021-22 में बिक्री 30% घट गई। पिछले देखो, 2020 और 21 में बिक्री कितनी है? 700 करोड़। अब इसके आगे अगला साल आएगा तो बिक्री 30% घट गई है। अब 700 करोड़ को 30% घटा देंगे तो 700 करोड़ का क्या रह जाएगा? 70%। 700 करोड़ का 70% क्या आएगा? 7 7 49, 490 करोड़। यानी कि 490 करोड़ की बिक्री हो जाएगी। फिर 2021-22 में बिक्री कितनी होगी? लेकिन पूछा क्या है? लाभ। तो आपको क्या घटाना पड़ेगा? 2021-22 का विज्ञापन का खर्चा। बोला है 2021-22 में विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़ा है जिस दर से 2019-20 से 2020-21 आने में बढ़ा था। नहीं समझे होंगे। एक बताओ, 2019-20 ये वाला है, 2020-21 ये वाला है। 2019-20 में विज्ञापन पे खर्च है कितना टोटल? 50 50 50, 150 और 75, 225 करोड़ है सचिन। 2020-21 में विज्ञापन पे खर्च कितना है? 75 25 100 100 250 250। यहां लिखा हुआ है मेरे भाई दर। ये बात मैंने देखी, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। दर अलग चीज है, रुपया अलग चीज है। अगर आपसे यह कहा होता कि 2019-20 से 2020-21 तक जितना विज्ञापन का खर्चा बढ़ा है तो बात अलग होती। यहां बोला है जिस दर से, जिस हिसाब से 2019-20 से 2020-21 में खर्चा बढ़ा है, बिल्कुल इसी हिसाब से विज्ञापन पे खर्चा अगले साल बढ़ेगा। यहां 225 से 250 हो गया, यानी कि बढ़ा कितना सचिन? कितने पर? यानी कि कितना खर्चा बढ़ा? 1/9, यानी कि 11.11% हो जाएगा। 1/9 बढ़ा है, 1/9। तो यहां भी 250 का 1/9 बढ़ना चाहिए। तो 250 का 1/9 कितना आ जाएगा? 27 निम्मा 243 होता है। हालांकि 28 मान लेते ये, 28 निम्मा 252 हो जाएगा। 28 मान लेते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18 और 7 0 9 8 72, लगभग 28 बढ़ जाएगा खर्चा। बोलो हाँ कि नहीं? नहीं कि 2021-22 में विज्ञापन पे खर्चा कितना होगा फिर? 278। 490 में से विज्ञापन पे 278 खर्च हो गया, तो लाभ कितना हुआ? 100 नहीं, 212 आ जाएगा ना। 212 करोड़। 212 करोड़ के आसपास कौन सा ऑप्शन है? कर पाएंगे क्या बच्चे ये? एक बार और देख लेना मेरे भाई, एक बार और देख लेना। देखो, मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूं। सेट मैंने करवा लिए थे, तो कोई मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप बता देना कमेंट में, ठीक है ना। सवाल है 2016-17 में सभी सामान के विज्ञापन का खर्च आधा हो जाता है। 2020-21 में खर्च दुगना हो जाता है और बाकी सालों के लिए समान रहता है। तो किस साल के दौरान लाभ सबसे अधिक है? देखो, यहां यह बोला है कि 2016-17 में आपका खर्चा आधा हो गया, 2020-21 में डबल हो गया, बाकी सालों के लिए सेम रहा। तो किस साल लाभ सबसे अधिक है? साल यहां पे 6 फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं, ऑप्शन 4 है। दो ऑप्शन जो है ही नहीं मेरे भाई सवाल में, वो हटा दो पहले तो। कौन सा ऑप्शन नहीं यहां पर? एक तो 15-16 नहीं है, ठीक है, और कौन सा नहीं है?
19 20 21 नहीं है, नहीं 16 17, हाँ 16 17 नहीं है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट गए। तो मुझे केवल इन्हीं 4 सालों में देखना है। अब 2016-17 में तो आपका विज्ञापन का खर्च आधा हुआ है, 2020-21 में डबल हो गया। एक बार बताओ, हमें निकालना है लाभ। 2020-21 में 700 करोड़ का जो है सबसे ज्यादा सेल, लाभ कब सबसे ज्यादा होगा? जब बिक्री सबसे ज्यादा होगी, यही बात है क्या? लेकिन 2020-21 में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है 700 करोड़ की, लेकिन बोला 2020-21 में विज्ञापन का खर्चा डबल हो गया, तो मार डबल पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी बेटा? ये देखो, एक तो वैसे इतना विज्ञापन पे सबसे ज्यादा पैसा भी विज्ञापन पे यही फूक रहे हो, सबसे ज्यादा देख लो कंपेयर करके 100 है। अब आपने विज्ञापन पे खर्चा डबल कर दिया, तो प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है नीचे गिर जाएगा इस साल। तो ये तो हम आंसर लेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे विज्ञापन पे खर्चा डबल यानी कि काफी ज्यादा है ये वैल्यू, तो खर्च कम हो जाएगा। अब देख लेते हैं फिर सबसे ज्यादा खर्च विज्ञापन, सबसे ज्यादा जो बिक्री कहां हुई है फिर यहां पे 2019-20 में 600 करोड़। 2019-20 में आपने कोई भी चेंज नहीं किया है। देखो 150 करोड़ तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, 150 करोड़ की बिक्री है, तुम क्या ही लाभ कमा लोगे? आंसर ये 3 ऑप्शन बचे, 500 600 700 है सचिन, 500 600 700 ये ऑप्शन बचे। अब आप देखो 600 करोड़ की आपकी बिक्री है, तो 2019-20 में खर्चा कितना है आपका टोटल मिला के? तो यानी कि आपका लाभ कितना है? 375। अगर यहां देख लें तो इसका भी देख लूं, अगर मैं 700 में से खर्चा कितना है आपका 250, और 250 का दुगुना हो गया अब खर्चा 500, क्योंकि बोला है 2019-20 में आप 19-20 में खर्च विज्ञापन पे खर्च डबल हो जाता है। 2020-21 में ये बोला है ना, 2016-17 में विज्ञापन खर्च आधा हो जाता है, 2020-21 में दुगना हो जाता है, बाकी खर्च सेम रहता है। तो अभी 2020-21 में खर्चा कितना विज्ञापन पे 250, दुगना हो गया 500, तो ये खर्च तो प्रॉफिट तो कुल 200 ही रह गया ना। तो यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कब आ रहा है? इस वाले साल में। ठीक है, अब ये 500 करोड़ है, चलो इसका भी देख लेते हैं 2017-18 में। 75 50 100 और 100 मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा 200, तो 500 में से 200 करोड़ का विज्ञापन खर्चा, तो लाभ कितना है 300 करोड़। तो सबसे ज्यादा लाभ कब आया? 19-20 में आया है, ये आंसर है। आ जाइए, ये ठीक है सवाल। सेम लग गया क्या? ये सेम लग गया मेरे भाई हैं। चलो ये देखिए, दिए गए सालों में एस का विज्ञापन खर्चा पी और आर के मिलाकर विज्ञापन खर्च के प्रतिशत के रूप में किस साल सबसे कम है? आपके सामने 4 साल दिए, बोला है इन सालों में एस का जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो पी और आर के मिलाकर विज्ञापन के खर्च का परसेंटेज आप निकालो, किस साल सबसे कम है? एस का विज्ञापन का खर्चा पी और आर के विज्ञापन के खर्चे का परसेंटेज किस साल सबसे कम है? तो पहले हम देख लेते हैं 2016 और 17। 2016 और 17 में कितना आ रहा है मेरे भाई पी और आर का खर्चा? 75 में से एस पे कितना हुआ है, यानी कि कितना 1/3 परसेंटेज निकालना है ना। 2016-17 में पी और आर का खर्चा कितना है 75, एस का कितना हुआ उसमें 25, तो एस का खर्चा पी और आर का कितना हुआ 1/3। समझ में आ गई बात? 2017-18 में कितना है 125, 125 में से कितना खर्च हो रहा है एस पे, यानी कि कितना 1/5, 125/125। 2020-21 में कितना है 175, 175 में से कितना खर्च हो रहा है एस पे, यानी कि 1/7। फिर 2018-19 में कितना खर्च हो रहा है एस पे, कितना खर्च है कितना? तो 2018-19 में पी और आर पर खर्चा 75 रुपए है, उस 75 पे एस पे कितना हो रहा है 25 हो रहा है। ये तो बोला है कि एस का विज्ञापन का खर्चा पी और आर के मिलाकर खर्चे का कितना परसेंट है। तो सबसे कम परसेंटेज कब आया है? ये 33% आएगा, ये 20% आएगा, ये आएगा 1/7, लगभग 14%, 14.28% होता है। तो यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये आएगा सबसे कम। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखते हैं 25वां सवाल। साल 2020-21 में पी क्यू आर और एस की बिक्री का रेशियो 2:5:1:2 है।
बिक्री का रेशियो बोला है, 2.512 है। तो एस का लाभ उस साल क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट है? देखो हम बात कर रहे हैं 2020-21 की। 2020-21 में चार जो आपने प्रोडक्ट, चार ही वस्तु आप बेच रहे हो, तो उसकी जो सेल हुई है उस सेल का रेशियो 2.512 है। ये बिक्री का रेशियो है। ठीक है सचिन, हमें निकालना है एस का लाभ क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट है। तो केवल एस और क्यू पे कैलकुलेशन करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। टोटल बिक्री कितनी हुई है 2020-21 में? टोटल बिक्री हुई है 2020-21 में 700 करोड़ की। ये टोटल है कितना? 2 5 7 और 1 8 2 10, यानी कि टोटल हो रहा है ये 10। 10 की वैल्यू कितनी है? 70 गुना 10 की वैल्यू मेरे दोस्तों 700 करोड़ है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350 आधा। 10 की वैल्यू 700 करोड़ है तो 1 की वैल्यू 70, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 करोड़। ये क्यू और एस का क्या आ गया बच्चों? बिक्री आ गई, बिक्री सेल आई है। ये पूछा एस का लाभ उसी साल क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट, तो आपको लाभ निकालना। लाभ कैसा आएगा? बिक्री में से क्या घटा देंगे? विज्ञापन। अब यहां पर मेरे दोस्तों क्यू की बिक्री 350 है। क्यू ने विज्ञापन पे खर्च कितना किया 2020-21 में? 50 करोड़ खर्च किया, यानी कि क्यू का लाभ कितना आ गया? एस ने 2020-21 में विज्ञापन पर कितना खर्च किया है? 25। तो यानी कि एस का लाभ कितना आ गया? 115 आ गया। तो पूछा एस का लाभ उसी साल क्यू के लाभ का कितना परसेंट है? तो हमारा एस का जो लाभ है 115, वो क्यू के लाभ का, तो बेस क्या है? क्यू का लाभ। एस का लाभ उसी साल क्यू के लाभ का कितना परसेंट है? तो उसी साल क्यू का लाभ कितना है? 300। एस का लाभ कितना है? 115। तो एस का जो लाभ है 115, 300 का कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन क्या आएगा? 3 तिया 9 और 2 25 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24, एप्रोक्स 38%। लो जी, कैसा लगा सचिन ये टीआई है? मजा आया? इसी के साथ ये होता है खत्म, और हम आज की क्लास का क्या करेंगे? पांचवा और आखिरी टीआई। ठीक है, चलें। फिर से टेबल टीआई दे दिया। ये थोड़ा कलरफुल टाइप हुआ है। निर्देश पढ़ लो तुम, इसके निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी इकाइयों द्वारा विभिन्न वर्षों में किए गए उत्पादन का विवरण नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो, ये साल है 2020, 21, 22, 23, 4 साल की कहानी है। आप कुछ सामान बनाते हैं जिसको नाम दे दिया यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, यूनिट डी। उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन होता है। तो 2020 में यूनिट ए कितना बना है? 49,278। यूनिट ए 2021 में कितना बना है? 82497। इस तरीके से डेटा दिया गया है। तो पहले डेटा समझना जरूरी है कि कैसे अरेंज है। समझ में आ गया सचिन? अब बोला है यूनिट ए द्वारा वर्ष 2020 में किया गया उत्पादन सभी वर्षों में किए गया कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। बात समझे? यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिट ए की। यूनिट ए का 2020 में उत्पादन सभी वर्षों में, यानी कि चारों वर्षों में किए गए उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत? यही सवाल है। अब कैसे सॉल्व होगा? पहले आप इन सब को जोड़ लो, कुल उत्पादन आ जाएगा। 49,278 आपका क्या हुआ है? वर्ष 2020 में हुआ है। 49,278 आपका वर्ष 2020 में। और नीचे क्या कर लो आप? टोटल को जोड़ लो और गुणा 100%, और आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है मेरे भाई? भाई ऐसे तो इस सवाल को करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक वैल्यू जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है मेरे दोस्त। अब इस सवाल के थोड़े ऑप्शन पे नजर डालो। ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ कि 3-3, 4-4% का फर्क है। 3-3, 4-4% का।
यानी कि ये सवाल इस तरीके से एग्जैक्ट करना ही नहीं है, ये सवाल हमें अप्रोक्स सॉल्व करना है। यहां अगर सारी वैल्यू देखो, जब मैं आपके सामने लिखता हूं 49,278, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 4,40,000 है, ये 9,000 है, ये 200 है, ये 70 है, ये 8 है, तब जाके 49,278 बनता है। मेरे भाई इस तरह की कैलकुलेशन जब फंस जाए, तो ये जब हम बात हजारों की बात करते हैं, 50,000 की, 1,00,000 रुपए की, तो 100-200 रुपए पे ध्यान नहीं दिया जाता। आप एक काम करो, जो 278 है मेरे भाई, इसको 278 हटाओ, इसको लगभग आप 49,000 ले लीजिए, 49,000 ले लो। क्योंकि 49,000 में अगर मैं 200 रुपए गायब भी करूंगा तो 3% का फर्क नहीं आना, क्योंकि 49,000 का मेरे प्यारे भाई 1% ही कुल मात्र 490 रुपए होता है। समझ में आया? तो आप 200 रुपए इधर उधर भी करोगे तो 3-3, 4-4% का फर्क नहीं आना है। तो आप ना लास्ट के 3 डिजिट को, है ना, 49,000 में 100-200 रुपए इधर उधर हो सकते हैं, तो लास्ट के डिजिट्स को आप इग्नोर कर दो। एक्चुअली लास्ट के तीनों डिजिट्स के 3-3 डिजिट्स को आप क्या बना लो? 000 बना लो। समझ में आया? 000 बना के मेरे भाई आपको निकालना है परसेंटेज, यानी कि आपको एक तरीके से रेशियो लेना है। तो आप एक काम करिए, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर ही कर दीजिए। 000 बनाओगे तो 000 कट ही जाएगा। ठीक है भाई? तो यानी कि ये रहेगी केवल कैलकुलेशन। यूनिट ए का आपका कितना प्रोडक्शन है 2020 में? 49। टोटल प्रोडक्शन कितना है ये जोड़ना पड़ेगा। 49 और 50 99, और 82 और 68 कितना आ जाएगा? 150। सही बात है क्या? 99 प्लस 150 यानी कि 200, 249 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? सही है ना सचिन? अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये लगभग कितना आएगा? तो आएगा 49 पंजे 245, 5 बार जाएगा, 1/5 बार लगभग, और 1/5 क्या होता है? लगभग 20%, और 20% के करीब कौन सा ऑप्शन है? बताओ। आगे समझ में? तो ऐसे ये अप्रोच आपको सीखनी है। बच्चों को पता नहीं, तभी तो कहते सर बड़ा मुश्किल है ऐसे सवाल। सर कम से कम 3-4 दिन का तो टाइम देना चाहिए डीआई में। सवाल देखिए, यूनिट सी द्वारा सभी वर्षों में किए गए कुल उत्पादन का 38% कितना है? ये मेरे सवाल हैं, और सवाल के 4 ऑप्शन हैं। क्या करना है? यूनिट सी द्वारा इन चारों सालों में, यानी कि ये वाला 2020, 21, 22, 23 में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन का क्या निकालना है? 38%। 38% का मतलब हो गया 38/100। अब आप यहां 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो बड़े भयानक भयानक है। इस सवाल के ऑप्शन में दशमलव के बाद 2-2 अंक है। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो सचिन दशमलव के बाद 2 ही अंक आएंगे, यानी कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट है, अप्रोक्स तो है नहीं। यानी कि मेरे भाई, और यहां देखो ये क्या आ रहा है? 8। ये केवल इकाई का अंक मैच कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे इकाई का अंक देखो, यहां 8 दिख रहा है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां कितना है? तो केवल यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। तो यूनिट सी देखो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल इकाई का अंक निकालो केवल। 7, 4, 11, 1, 1 प्लस 0 1, 1 और 5 6, यानी कि जो भी जोड़ के आएगा उसका यूनिट क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 8 48, यानी कि एंड में क्या आएगा? और 100 से भाग करोगे दशमलव के बाद क्या आएंगे? 2 डिजिट। कौन सा आंसर हुआ? ठीक है, समझ में? ये जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसे ऑप्शन बनाए भाई, ये रियल एग्जाम के ऑप्शन है, रियल सवाल है पेपर का ही। ये देखिए, यूनिट बी द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन यूनिट डी द्वारा सभी वर्षों में किए गए कुल उत्पादन से कितना अधिक है। यानी कि सवाल में बोला है यूनिट बी का टोटल प्रोडक्शन यूनिट डी के टोटल प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है, यानी कि बी माइनस डी बताना है। यही है ना? बी का उत्पादन डी से कितना ज्यादा है, यानी कि बी को जोड़ो। देखो ये सारी चीज है, ये बी का प्रोडक्शन है प्यारे दोस्तों, और ये क्या है?
डी का प्रोडक्शन है, इनको जोड़ो और जोड़ के घटा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल के देखो, सवाल ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें कोई दशमलव या फ्रैक्शन या अंडर रूट तो नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा पूर्णांक है। आंसर भी पूर्णांक में आएगा अगर आप इनको घटाओगे। तो आंसर के देखो यूनिट यहां 4 है या 7 है या 2 है, यहां कितना है 6 है। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहां केवल यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। तो बी का प्रोडक्शन का यूनिट डिजिट क्या है, 1 5 6, 6 7 13, 13 7 20, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। सही है सचिन। डी का कितना आएगा, 9 9 18, 18 2 20, यानी कि 0 0 और 8 8। डी का जो प्रोडक्शन होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। अब 0 में से 8 थोड़ा ना घटता है, 0 को हासिल लेके हम लोग 10 बनाते हैं, 10 में से 8 घटाओगे तो एंड में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। समझ में आ गई बात, हाँ जी। पेपर में ऐसे ही करना बेटे, पेपर में ऐसे ही करना। एक डीआई ऐसी आ जाए जो एग्जामिनर ने बनाई ही केवल ऑप्शन से करने के लिए है, ठीक है, ऐसी डीआई आ जाए तो खुशी मनाओ कि आनी चाहिए जो ऑप्शन से ही होगी जल्दी। सभी इकाइयों द्वारा 2021 में किया गया औसत उत्पादन क्या है। ओके प्यारे भाई, सभी इकाइयों द्वारा 2021 में किया गया औसत उत्पादन क्या है, यानी कि यूनिट ए बी सी डी की 2021 में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका क्या बताना है, एवरेज। 2021 में यही समान बना है, यूनिट ए इतनी बनी, यूनिट बी इतनी, यूनिट सी इतनी, यूनिट डी, क्या करना है, सबको जोड़ना है। जोड़ के कितनी यूनिट है ये, 4, 4 से भाग करना है। तो भाई अगर आप जोड़ के यहां पर 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करने पर ना सचिन कभी भी अप्रोक्स आंसर नहीं आता है, मतलब वैसे अशांत दशमलव नहीं आता। मान लो देखो, अगर आप डिवाइड करते हो, 4 से भाग करोगे, एक शेषफल बच गया, तो 1/4 क्या आएगा, 0.25। भाग करने पर मान लो 2 शेषफल बच गया, तो 2/4 कितना आ जाएगा। भाग करने पर मेरे भाई 3 शेषफल बच गया, तो क्या आ जाएगा, 0.75। भाग करने पर अगर 4 शेषफल बच गया तो पूरा कट ही जाएगा। यानी कि 4 से भाग करोगे या तो पूरा पूरा इंटीजर आएगा डिवाइड होने पर, अगर 4 से कट गया तो बिना दशमलव का माल, वरना दशमलव भी आएगा तो केवल यही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। एंड में 0.57 नहीं आएगा, एंड में 0.6 नहीं आएगा, एंड में 0.46 नहीं आएगा, क्या आएगा। ये टेक्निक पता थी बच्चों को, है? बोलो हाँ कि ना। आप कर भी सकते, जैसे आप जोड़ लो, इकाई का अंक मैच करना चाहो, मान लो ऑप्शन मैच हो जाते हैं, तो 7 5 12 2 2 4 6 6 और 9 15 5, यानी कि ऊपर एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 4 से भाग देंगे, तो 4 को अगर 100 बनाना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 25 से गुणा, तो नीचे क्या हो जाएगा जी, तो ऊपर क्या बनेगा एंड में, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ठीक है ना। हटाइए, आगे चलते हैं। किस इकाई के उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि कौन सी यूनिट ऐसी है जिसका प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है, यही है ना, हर साल किसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ए का, ये बढ़ा फिर घटा नहीं, बी का ये तो सीधा ही घट गया, ये भी नहीं है, सी का ये बढ़ा, यहां से देखो कम हो गया, यानी कि ये भी नहीं, तो क्या बचा, 63 से 70 बढ़ा, 70 से 77 बढ़ा, 77 से 81 बढ़ा, यानी कि यूनिट डी का प्रोडक्शन हर साल बढ़ा रहा है। देखो कितना आसान सवाल है कि नहीं आसान। ठीक है भाई, अरे ये तो खत्म हो गया जी, क्लास खत्म, टाए टाए बाय। ठीक है दोस्त, तो ये थी हमारी टेबुलर डीआई की खतरनाक क्लास। 5 डीआई मैंने आपको सॉल्व कराए। कौन सा डीआई आपको सबसे बढ़िया लगा, किस में करने में आपको लंका लगी, किस में सबसे ज्यादा मजा आया। अगर आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। देखिए टेबुलर डीआई 2 पूछी जाएंगी पेपर में, तो इसलिए प्यारे दोस्तों मैं इसकी एक क्लास और लूंगा।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। एसएससी का तो हम पूरे साल भर पढ़ाते हैं मेरे भाई, एक भी दिन मिस नहीं करते। स्टेट एग्जाम को भी हम धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। मैं पुलिस वाले बच्चों की यूपीएसआई की क्लास लगा रहा हूं, आपके पेट का डीआई सॉल्व करा रहा हूं। तो हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी हो सकती है तो आपके पढ़ने से। कोई बच्चा ये कहे कि हमसे तो डीआई नहीं हुआ, तो बच्चे की गलती, क्योंकि हम लोगों ने, टीचर्स ने खूब पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर कर देना यूपी वाले भाइयों दूर दूर तक। अभी एग्जाम में दिन है, एक बार तो आपने देख ली, एक बार और दिख लेना, 2 बार पढ़ लेना मेरे भाई। और ऐसा नहीं कि आप केवल क्लास देखो, क्वेश्चन दिखता है तो उसको पॉज करके खुद से बनाया करो। ठीक है प्यारे दोस्त, आज इतना ही। कल हमारी मुलाकात होगी दोबारा इसी चैनल पे। सभी लोग जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।